हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, आपके अपने चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में। इनके बीच क्या अंतर होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर जो है हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या है कि दोस्तों भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था जो है अपनाई जाती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक जो है नाम मात्र का प्रमुख होता है, जैसा कि आपको बताया गया है, और एक होता है वास्तविक प्रमुख। जो नाम मात्र का प्रमुख होता है दोस्तों, वो जो है भारत का राष्ट्रपति होता है, और जो वास्तविक प्रमुख होता है कार्यपालिका का, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति केवल जो है नाम मात्र के जो है मुखिया होते हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के द्वारा ही मिलकर सरकार जो है चलाते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सारा कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, लेकिन उसमें नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य प्रधानमंत्री ही करता है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो अंतर है वो क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल को बोला जाता है कैबिनेट। तो दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद एक बड़ा टर्म है। मंत्रिपरिषद में सारे प्रकार के मंत्री आ जाते हैं, और जो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट होता है वो मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है। यानी कुछ मंत्रियों का समूह होता है, उसको हम मंत्रिमंडल या कैबिनेट बोलते हैं, और जो पूरे मंत्रियों का समूह होता है उसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसको आपको जो है ध्यान में रखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे मिनिस्टर आ जाते हैं, सारे मंत्री जो आ जाते हैं। सारे मंत्रियों का जो समूह होगा वो आपका मंत्रिपरिषद होगा। और जो मंत्रिपरिषद होती है वो 3 पार्ट्स में बटी होती है। मंत्री 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है भाग इसका आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है? कैबिनेट मंत्री। और दूसरे टाइप के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे टाइप के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं उप मंत्री। तो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री ये मिलकर बनाते हैं क्या? आपके मंत्रिमंडल बनाते हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री भी आते हैं। राज्य जो मंत्री होता है वो जो है एक राज्य मंत्री होता है, और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। तो राज्य मंत्री के पास किसी विभाग का क्या होता है कि उस विभाग का पूरा जो है प्रभार उसको मिल जाता है, यानी कि वो विभाग उस मंत्री के अंतर्गत आता है। और जो राज्य मंत्री अगर स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, इसका मतलब वो किसी जो है कैबिनेट मंत्री के साथ जो है अपना पद जो है साझा करता है, और उसके अंतर्गत वो कार्य करता है। उप मंत्री जो होता है दोस्तों, वो राज्य मंत्री का क्या होता है? वो सहयोगी होता है, तो उसको जो है उप मंत्री बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे कि रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय आदि जैसे प्रमुख होते हैं, और ये अपने विभाग संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। तो बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कैबिनेट मंत्री बोला जाता है, जो बड़े बड़े विभागों को संभालते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री क्या होता है दोस्तों कि कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, और स्वतंत्र प्रभार वाले मामले में अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति ही स्वतंत्रता से कर सकते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। अगला है दोस्तों कि उप मंत्री। उप मंत्री को जो है कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। तो जो उप मंत्री होते हैं दोस्तों, वो जो है राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो 74 है दोस्तों, वो बात करता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका प्रधान कौन होगा दोस्तों? जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान व्यक्ति होता है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 दोस्तों बात करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जो कि 2003 में हुआ था, इस अनुच्छेद
के अनुसार ये है कि अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करने जो है करके जो है लोकसभा के कुल सदस्यों का जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी टोटल अगर लोकसभा की सीटों की संख्या जो है अगर कुल सदस्यों के जो है 15% से अधिक नहीं होगी। अगर मान लिया जाए कि इस समय लोकसभा में कितने हैं, 545 सदस्य हैं, ठीक, तो 545 में से क्या होगा दोस्तों, होगा 545 में से दोस्तों 15%, इसका 15% निकाल लिया जाएगा, 15%, तो 15/100, तो क्या किया जाएगा, 15 या 75, लगभग 75-76 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते, जितने सदस्य होते हैं उनका कुल मिला के 15%। उसी प्रकार से राज्यों में भी होता है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार दोस्तों क्या है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक कार्य करेंगे। यानी जब तक चाहे राष्ट्रपति तब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है कार्य कर सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है उसके प्रसाद पर्यंत तक ही को जो है कार्य करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही राष्ट्र जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्य कर सकती है। ये चीज है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 75(3) बात करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मंत्रिपरिषद जो दोस्तों जो है क्या होती है कि सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, उसके प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यक्तिगत रूप से जो लोकसभा जो संसद के जो सदस्य होते हैं वो किसके प्रति होते हैं, राष्ट्रपति के। यानी जो मंत्रिपरिषद होती है, जो मंत्रिमंडल में जो प्रत्येक मंत्री होता है, तो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होगा। और सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये आपका जवाब होगा राष्ट्रपति के प्रति। ठीक, और जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अनुच्छेद 75 जो है 4 जो है दोस्तों बात करता है कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की जो है शपथ लेनी होती है। तो जो है दोस्तों की पद ग्रहण से पहले यानी कि मंत्री बनने से पूर्व उनको जो है राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की गोपनीयता की जो है उनको जो है शपथ लेना पड़ता है। तो देखे होंगे दोस्तों कि जब नया कोई मंत्रिमंडल बनता है, जैसे कि अभी 2024 का जो चुनाव हुआ, तो इसमें जब फिर से जो है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी बनाए गए और उसके बाद फिर अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति हुई, उसमें देखा होगा आपने कि उन्होंने अपने पद की गोपनीयता की शपथ ली होगी राष्ट्रपति के सामने। तो ये दोस्तों जो है प्रत्येक मंत्री को पहले पद ग्रहण करने से पहले क्या किया जाता है, उनको शपथ लेना पड़ता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है संविधान का, संविधान का अनुच्छेद 75(4। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है कि अनुच्छेद जो 75(5 है दोस्तों, वो बात करता है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। ये चीज आपका जो है जरूरी हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब संसद का सदस्य होता है तो जो है उसको जो है मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 महीने के अंदर क्या होना होता है कि उसे किसी भी संसद का जो है किसी भी संसद सदन का जो है सदस्य बनना पड़ता है, अन्यथा उसे अपना पद जो है छोड़ना होगा दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी व्यक्ति जैसे अगर किसी भी सदन का सदस्य है तब तो ठीक ही है कि वो मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, तब जाके वो मंत्री या प्रधानमंत्री रह सकता है। तो ये चीज दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिना संसद का सदस्य हुए भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी अवधि अधिकतम जो है 6 माह है। 6 महीने के लिए अधिकतम बनाया जा सकता है दोस्तों।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये अनुच्छेद जो है कौन सा है, अनुच्छेद 75(5) है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 78 ये चीज़ दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को जो है सूचना दे। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करता आवश्यक समझे तो क्या करता है, वो प्रधानमंत्री से ऐसी सूचनाओं को मंगा सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि 78 के तहत क्या होता है कि क्या करता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र से संबंधित विभिन्न मामलों को जो है राष्ट्रपति के सामने रखता है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो भारत जो है प्रधानमंत्री किसी भी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। तो उसके संबंध में क्या होता है कि उसको क्या करना होता है कि राष्ट्रपति को जो है सलाह देनी पड़ती है कि तत्काल, यानी ये अमुक मंत्री को हम इस पद से हटा रहे हैं, और राष्ट्रपति उस पर साइन करता है तो वो जो मंत्री होता है अपने पद से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और अन्य मंत्री भी कोई भी कार्य नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही प्रधानमंत्री क्या करता है, त्यागपत्र देता है या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि पूरी मंत्रिपरिषद ही विघटित हो जाती है और फिर से जो है नया चुनाव कराना पड़ता है। उसके बाद फिर जो बहुमत दल का नेता होता है उसे जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उसके बाद उसकी ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो है अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति टोटल इतने संस्थाओं का जो है अध्यक्ष होता है। जब भी बैठक होती है तो उसमें अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि नीति आयोग का और राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये कि तीसरा पॉइंट है कि भारत का जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, जो आयु होनी चाहिए, वही प्रधानमंत्री बनने के लिए भी होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मैक्सिमम आयु जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। वैसे ही संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह कह दिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष है। जो प्रधानमंत्री के लिए बात नहीं की गई है संविधान में कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, बस ये कह दिया गया है कि उसको किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो लोकसभा के सदस्य बनने की जो मिनिमम आयु है वो क्या होती है, 25 वर्ष होना चाहिए किसी भी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी है, 25 वर्ष दोस्तों। अगला है पॉइंट दोस्तों कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है रहा। इनका जो कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक एक प्रधानमंत्री पद पर बन रहे। तो 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री पद को कौन सुशोभित किया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पॉइंट 5 दोस्तों कि एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो कि मात्र 13 दिन तक जो है अपने पद पर रहे थे। यानी तो प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है। 6 पॉइंट बोलता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे, आपके चौधरी चरण सिंह थे। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये संसद में अपना विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री ये थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बना था दोस्तों, तो मोरारजी देसाई, जो कि 1977 यानी 77 में भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ठीक है, चुनकर आए थे। तो इनको जो है सबसे अधिक उम्र का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों कि सबसे कम उम्र में जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे
वो राजीव गांधी जी थे, ठीक है, जो कि अब जो है इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों 2 फैक्ट्स और हैं जो कि आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि मोरारजी देसाई थे, क्योंकि 1975 में देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपातकाल लगाया गया था, जिसका विरोध कौन कर रहा था, राष्ट्र जो है आपके मोरारजी देसाई जी कर रहे थे। और उसके बाद जो है जब आपातकाल समाप्त हुआ, फिर से जब चुनाव हुए तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार के बल पे इनको जो है प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी थे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। वो कौन कौन से प्रधानमंत्री थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय ही जो है उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो दोस्तों ये था टोटल जो है प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में आप लोगों को बता दिया गया, और जो है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद से संबंधित जो विभिन्न महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनके बारे में भी आपको बता दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।